हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडर इन्फोर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडेबल है, विजिबल है प्रॉपरली। एंड अब तो इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अभी आपका जो सबसे पहला पेपर है, जो सबसे फर्स्ट पेपर है, अब आपका आरबीडब्ल्यूएम का होगा। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का अब आपका सबसे पहला पेपर, सबसे फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है। जो पेपर सबसे लास्ट में होने वाला था वो पेपर अब सबसे फर्स्ट नंबर पे हो रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो अब आपको है ना इस पेपर के ऊपर बहुत फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितनी भी क्लासेस आप सभी को अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आज जिस यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। क्योंकि हम आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस आपके लिए आ रही हैं डेली बेसिस पर 8 पीएम पर, है ना। डेली बेसिस पर हम 8 पीएम पर जो क्लासेस हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली बेसिस पर 8 पीएम पर जो क्लासेस हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड ये जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। इन क्लासेस को जरूर अटेंड करो। वहां पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है डिस्कस किया था। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जैक्ट बनते हैं आइए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और इसको देखिए यहां पर, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पर सेविंग, जो सेविंग अकाउंट है उसमें जब बैलेंस मेंटेन करने की बात आती है और इंटरेस्ट का उसके ऊपर जो पेमेंट होता है उसको लेकर यहां पर आंसर करना है। तो हियर आर 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास में। और स्टेटमेंट ए कहती है बैंक्स डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन सेविंग बैंक अकाउंट्स। बी मोस्ट बैंक्स इंसिस्ट ऑन ए मंथली एवरेज बैलेंस MAB टू बी मेंटेन इन द अकाउंट। सी ए पेनल्टी इज चार्ज इफ मंथली एवरेज बैलेंस इज नॉट मेंटेन। एंड डी कहता है मेंटेनिंग एन एवरेज बैलेंस डज नॉट ऑफर एनी एडवांटेज इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, क्या लगता है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट है जो एकदम करेक्ट है, जो एकदम सही है। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में आंसर आपको शेयर करना है ना। ध्यान से पढ़ने के बाद में आंसर शेयर करना है। वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं और एग्जाम से पहले जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। ओनली ए एंड डी करेक्ट है यहाँ पर, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। थर्ड कहता है ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट एंड डी कहता है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, है ना, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर टिक करेंगे। सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड के ऊपर टिक करने वाले हैं। बी एंड सी आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट बी है एंड जो सी है दोनों की दोनों करेक्ट हैं, दोनों की दोनों सही है। बी सही है, सी सही है यहाँ पर, ठीक है। एक तो हम बी के ऊपर टिक कर देंगे बी सही है और सी के ऊपर टिक कर देंगे सी सही है। बैंक डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो बैंक की तरफ से अब यहां पर जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। तो यहां पर बैंक डू प्रिस्क्राइब, है ना, मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन इन द सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। नोट यहां पर लगा हुआ है, गलत है। उसके बाद में बी और जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी दोनों सही है, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में डी कहता है मेंटेनिंग एन एवरेज बैलेंस डज नॉट ऑफर एनी एडवांटेज इन केस ऑफ इमरजेंसी। कि अगर अकाउंट में एक यहां पर मेंटेनिंग एन एवरेज बैलेंस, ठीक है, अगर यहां पर अकाउंट में कुछ पैसा मेंटेन करके रखा जाता है तो इमरजेंसीज में उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो गलत बात है ना ये, है ना। यहां पर नोट लिख रहे हैं तो ये तो रॉन्ग है, गलत बात है। तो ऐसे केस में अगर सेविंग जो भी अकाउंट है यहां पर अगर उसमें एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखा जाता है तो इमरजेंसीज में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है
है ना, उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट, एक तो यहां पर ए वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है और डी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी सही है और सी सही है, ये दोनों सही है। चलो बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग वेरियस टाइप ऑफ करंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, चाहे हम किसकी बात करें, यहां पर सिंगली बात करें या ज्वाइंटली बात करें। तो अगर यहां पर किसी का जब वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और यहां पर हम करंट अकाउंट खोलते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, चाहे वो सिंगली अकाउंट ओपन करें या ज्वाइंटली अकाउंट ओपन करें, तो इसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो ए कहता है यहां पर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी कंटेनिंग द इंडिविजुअल फोटोग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड। बी कहता है द ओवीडी मस्ट कंटेन डिटेल ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल। सी कहता है ओनली ए सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच एज पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस इज सफिशिएंट फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। एंड डी कहता है कि मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइडलाइंस डू नॉट अप्लाई टू दी ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स। फर्स्ट कहता है ओनली बी इज करेक्ट, सेकंड कहता है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, थर्ड कहता है ओनली बी एंड डी आर करेक्ट, एंड फोर कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। यहां पर किसके ऊपर टिक करें हम लोग, तो चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहले करेक्ट फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद इनकरेक्ट देखेंगे कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहां पर ओनली बी करेक्ट है ना, जो बी है वो करेक्ट है, यहां पर बी सही है। अब जो ए है वो क्यों इनकरेक्ट है, ए क्यों गलत है यहां पर। तो जो पहली स्टेटमेंट है ना, ए वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं, ए सर्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंडिविजुअल फोटोग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंटेनिंग द इंडिविजुअल फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड है ना, जो ओवीडी है उसमें कस्टमर की फोटोग्राफ होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। वो किसका, यहां पर जो केवाईसी प्रोसेस में यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम करता है यहां पर, है ना, उसकी जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है यहां पर। वहीं पर है ना जो ए स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है, बी सही है। सी क्यों गलत है, ओनली ए सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच एज पासपोर्ट है ना या ड्राइवर्स लाइसेंस इज दी सफिशिएंट फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो भाई ये जो सी वाली स्टेटमेंट है ना ये इनकरेक्ट क्यों है, ए सिंगल फॉर्म आइडेंटिफिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट, है ना, एक सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो यहां पर सफिशिएंट नहीं है यहां पर। तो ऐसे केस में रिक्वायरमेंट कैन वेरी बेस्ड ऑन द बैंक पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो ऐसे केस में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर बैंक की तरफ से डिमांड किया जा सकते हैं, जैसे यहां पर एड्रेस प्रूफ या जो अदर केवाईसी पर्पस के लिए, है ना, अदर जो केवाईसी पर्पस के लिए रिक्वायर्ड हैं तो उनको ऑब्टेन किया जा सकता है। किसी एक से ही काम नहीं चलेगा कि ओनली यहां पर पासपोर्ट दे दो उससे काम चल जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस दे दो उससे काम चल जाएगा। तो अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर डिमांड की जा सकते हैं एज पर द रेगुलेटर, एज पर द बैंक। तो इसलिए सी वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है, बी वाली सही है। उसके बाद में डी वाली, मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइडलाइंस डू नॉट अप्लाई टू दी ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स। तो ये बात भी गलत है यहाँ पर, है ना, जो मास्टर डायरेक्शंस यहाँ पर केवाईसी की गाइडलाइंस की लेकर आरबीआई की तरफ से इशू होती हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। जब यहाँ पर करंट अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई होगी, यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, तो वहां पर नोट हटेगा इस स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट में हम नोट को रिमूव करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन सही होगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स आर करेक्ट। अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंक्स आर दी ओनली फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज परमिटेड टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। बी कहता है डिमांड डिपॉजिट कैन ओनली बी विड्रॉन बाय द कस्टमर थ्रू फिजिकल चेक। सी कहता है डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड। एंड डी कहता है पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर विड्रॉइंग डिमांड डिपॉजिट्स हैज इंक्रीज स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो फर्स्ट ओनली बी, जो बी और
एंड जो सी है करेक्ट है। सेकंड कहता है ए एंड डी करेक्ट होगा। थर्ड कहता है ए बी सी करेक्ट है। फोर्थ कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन को लेकर, है ना, इस क्वेश्चन को लेकर हमें करेक्ट आंसर मिले, वो आप मेरे साथ में शेयर कीजिए। चलिए शेयर करते चलिए मेरे साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड डिपॉजिट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। स्टेटमेंट ए और डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। एक तो ए हमारी सही है, ठीक है, और एक हमारी यहां पर जो डी है वो करेक्ट है, डी करेक्ट है। यहां पर बी हमारी यहां पर इनकरेक्ट है। डिमांड डिपॉजिट कैन ओनली बी विड्रॉल बाय द कस्टमर थ्रू फिजिकल चेक। नहीं भाई, जो डिमांड डिपॉजिट है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से अगर पैसा कस्टमर निकालना चाहता है तो वो अदर यहां पर चैनल का भी इस्तेमाल कर सकता है, अदर चैनल का भी यूज कर सकता है यहां पर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ बाय कस्टमर यूजिंग वेरियस चेक, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, है ना। ओनली फिजिकल जो चेक है उसी का यूज नहीं होगा, जो अदर है यहां पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, ये रॉन्ग क्यों है। डिमांड डिपॉजिट आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड, है ना। क्या रीपेबल ऑन डिमांड डिपॉजिट नाम ही क्यों फिर इनका, है ना। इनका नाम डिमांड डिपॉजिट इसीलिए है क्योंकि दीज आर रीपेबल ऑन डिमांड, इनको डिमांड पर रीपेबल होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट कॉल्ड बिकॉज दे आर रीपेबल ऑन द डिमांड। तो कस्टमर यहां पर अपने पैसे को, फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को यहां पर एडवांस में बैंक को कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एडवांस में कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट। तो अगर यहां पर करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, अगर करंट अकाउंट खोला जाता है, ठीक है, अगर करंट अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, तो उसको लेकर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर सही होगी। तो बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म prospective customer about the rules and term and conditions for opening and conducting current accounts। B कहता है proper know your customer KYC norms are optional while opening a current accounts। B it is mandatory for banks to disclose all the rules and term and conditions to prospective customer at the time of account opening। वहीं पर D कहता है KYC norms are only applicable to saving account and not टू करंट अकाउंट्स। फर्स्ट कहता है ओनली सी इज करेक्ट, बी कहता है, सेकंड कहता है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट है, थर्ड कहता है ओनली बी एंड जो डी है वो करेक्ट होगा, और फोर्थ कहता है ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें। ध्यान से पढ़ते चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कहीं ऐसा ना हो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाए, मिस हो जाए। फ्यूचर में अगर आप एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करना चाहें, रिवीजन के लिए आपको मिले ही ना, वीडियो में लाइक बटन के ऊपर क्लिक करके रखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब अकाउंट में सेव हो जाते हैं और कभी भी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर। ओके, तो देखिए इसमें से कौन सा है। तो यहां पर 4 ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन यहां पर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसमें भी जो हमारी स्टेटमेंट है वो सी करेक्ट है ओनली, है ना। जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म प्रोस्पेक्टिव कस्टमर अबाउट द रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग एंड कंडक्टिंग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट अगर कस्टमर ओपन कर रहा है तो उसमें जो भी यहां पर टर्म एंड कंडीशन से जो रूल्स हैं उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो नोट लिखा गया है वो गलत है, यहां पर रॉन्ग है, ठीक है। प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स आर ऑप्शनल व्हाइल ओपनिंग ए करंट अकाउंट। जो केवाईसी है, केवाईसी नॉर्म्स आर मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है। जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, केवाईसी नॉर्म्स क्या है यहां पर, मैंडेटरी हैं, मेंटेन करने ही पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। केवाईसी नॉर्म्स यहां पर मेंटेन करने की
प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स मस्ट बी एडहियर जब हम कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ऑप्शनल नहीं है यहां पर, ठीक है। और सी तो हमारी करेक्ट है ही, सी तो सही है। उसके बाद में डी, केवाईसी नॉर्म्स आर ओनली एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट नॉट करंट अकाउंट, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, है ना। चाहे हम सेविंग अकाउंट की बात करें, यहां पर भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, और जब करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसमें भी केवाईसी, यहां पर हमें कस्टमर का फुल केवाईसी करना है ना। क्या करना है हमें, कस्टमर का फुल केवाईसी करना है यहां पर, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द दामोदरन कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस, है ना। कस्टमर सर्विस को लेकर जो दामोदरन कमिटी है, कस्टमर सर्विस को लेकर दामोदरन कमिटी ने रिकमेंडेशन दी, तो अगर कोई कस्टमर अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको लेकर 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, पढ़ने के बाद में आंसर बताना है आपको। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़िए कि यहां पर जो दामोदरन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस क्या है। यहां पर पहले, दामोदरन कमेटी रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर प्रोबेबिलिटी। बी, अकाउंट नंबर प्रोबेबिलिटी अलाउज कस्टमर टू चेंज देयर अकाउंट नंबर व्हेन दे मूव टू अनदर सिटी। सी कहता है IBA हैज डायरेक्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी। एंड डी कहता है अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ट्रांसफरिंग अकाउंट टू द अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी। फर्स्ट, only A, B, D are correct. Second, only B and D are correct. वहीं पर अगर मैं C की बात करूं, only A and C are correct. और वहीं पर अगर हम 4 की बात करते हैं, all statements are correct. क्या लगता है इसमें, इसमें हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर only A and जो C है वो करेक्ट है, ठीक है। एक तो A वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, पहली वाली स्टेटमेंट सही है। दामोदरन कमिटी रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी, तो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी को इसने अलाउ किया दामोदरन कमिटी ने। उसके बाद में सी, यहां पर IBA हैज डायरेक्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी, IBA ने इसको इंप्लीमेंट किया, है ना। दामोदरन कमिटी ने रिकमेंडेशन दी और IBA ने इसको इंप्लीमेंट किया। अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी अलाउज कस्टमर टू चेंज देयर अकाउंट नंबर व्हेन दे मूव टू अनदर सिटी, तो ये गलत है। यहां पर जो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी है वो अलाउ करती है कस्टमर को मेंटेन दी सेम अकाउंट नंबर, है ना। सेम अकाउंट नंबर मेंटेन कर सकता है जब वो यहां पर किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, या यहां पर किसी दूसरी ब्रांच में अगर सेम सिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं यहां पर, तो अकाउंट नंबर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर, है ना। ये बात गलत लिखी हुई यहां पर, इसलिए स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। वहीं पर डी देखोगे, है ना, वहीं पर अगर डी को देखोगे, अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ट्रांसफरिंग अकाउंट, तो जो ये वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, जो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल नॉट ओनली व्हेन ट्रांसफरिंग द अकाउंट टू अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी बट ऑल्सो व्हेन मूविंग टू अनदर सिटी। अगर किसी दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं या यहां पर किसी दूसरी ब्रांच में मूव कर रहे हैं यहां पर, तो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी यहां पर अलाउ हो जाती है, ठीक है। तो जो ओनली शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, ओनली शब्द कटेगा यहां से, ये हटेगा यहां से, ओनली शब्द को रिमूव करेंगे, इसलिए डी वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो दीज आर दी 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। एंड ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना है। मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बात बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और ऐसे जो एग्जाम लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं डेली करा रहा हूं। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो इनको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जिस तरीके से मैं स्टेटमेंट में जो कमियां हैं वो ढूंढ रहा हूं, है ना, जो मिस्टेक्स हैं स्टेटमेंट्स में ढूंढ रहा हूं, वैसे ही आपको फाइंड करनी है, और तब जाकर आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एंड रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं, हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पर? रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में आ रही हैं। तो अगर आपके पास GIB का महापैक 2.0 है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। एंड ये जो टॉपिक है ना, जो आज का टॉपिक है, यानी यूनिट नंबर 8। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। आपके लिए जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, है ना, RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट।
इसमें यूनिट नंबर 8 हमने आप सभी के लिए स्टार्ट किया है। यूनिट नंबर 8 की हम लोग एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। एंड RBWM की रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस हम आपको 8 PM पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिनके पास JIB का महापैक 2.0 है तो आप उन क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं, वो क्लासेस आपके लिए विजिबल रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा यहाँ पर। Which of the following statements are correct regarding the eligibility to open a saving bank account? तो यहाँ पर जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर, है ना, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 स्टेटमेंट है आपके पास में। ठीक है, अगर आप देखोगे यू हैव 4 स्टेटमेंट्स। ओनली इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 18 कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट। बी कहता है पर्सन हु आर लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट। सी कहता है ए सेविंग बैंक अकाउंट कैन ओनली बी ओपन सिंगली एंड नॉट ज्वाइंटली। डी कहता है एप्लीकेंट्स मस्ट एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस एंड एग्री टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टिपुलेटेड बाय द बैंक। ऑप्शन नंबर 1 कहता है बी एंड डी आर करेक्ट। सेकेंड कहता है ए एंड सी आर करेक्ट। थर्ड कहता है ओनली ए बी सी आर करेक्ट। और 4 कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करें, हमारे करेक्ट आंसर को बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आपके पास अवेलेबल रहें। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पर फर्स्ट बी एंड जो डी स्टेटमेंट है, एक तो बी करेक्ट है यहां पर और जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी और डी करेक्ट है यहां पर। ओनली इंडिविजुअल अबव द एज 18 कैन ओपन सेविंग अकाउंट, ऐसा थोड़ी है यहां पर। तो जिनकी जो एज है 10 साल से ज्यादा है ना, वो भी यहां पर सेल्फ ऑपरेटेड सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में जिनकी एज 10 साल से कम है अपने पेरेंट्स के साथ में वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ओनली शब्द यूज किया गया है, ये गलत है यहाँ पर। ए सेविंग बैंक अकाउंट कैन ओनली ओपन सिंगली नॉट ज्वाइंटली, तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सिंगली भी सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ज्वाइंटली भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, ज्वाइंटली भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, अगर हम टाइम डिपॉजिट की बात करते हैं, उसके पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट regarding the periodicity of time deposits in the bank. The minimum period for a term deposit is always 7 days regardless of the deposit amount. B कहता है for deposit amounts of rupees 15 lakh and above minimum period for a term deposit is 7 days. C कहता है for deposit amounts less than 15 lakh the minimum period for term deposit is 15 days. And D the minimum period for term deposits are the same across all the banks. First only B and C are correct. Second ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। थर्ड ओनली बी सी डी आर करेक्ट। और 4 कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का भी, है ना, इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर मिले। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए। तो भाई जब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट को लेकर, तो इसमें जो बी और सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। एक तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगी और सी स्टेटमेंट सही है। डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 15 लाख एंड अबव मिनिमम पीरियड ऑफ ए टर्म डिपॉजिट इज 7 days एंड फॉर डिपॉजिट अमाउंट लेस देन 15 लाख मिनिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट इज 15 days। वहीं पर ऑप्शन नंबर ए जो स्टेटमेंट ए है या ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर मिनिमम पीरियड फॉर ए टर्म डिपॉजिट इज ऑलवेज 7 days रिगार्डलेस टू द डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर जो टर्म डिपॉजिट है उसमें 7 days और 15 days वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है उसमें वो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि सभी के लिए 7 days है,
लेकिन जो मिनिमम पीरियड है फॉर ए टर्म डिपॉजिट वेरीज डिपेंड ऑन द डिपॉजिट अमाउंट। अगर वो 15 लाख या उससे ज्यादा का है तो 7 दिन होगा, या 15 डेज, या 15 डेज के लिए जो 15 दिन है वो कहां पर होगा, अगर अमाउंट यहां पर 15 लाख से कम है, 15 लाख से अगर कम की अमाउंट है तो ऐसे केस में लेस देन 15 डेज होगा यहां पर। चलिए, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई यहां पर। उसके बाद में डी स्टेटमेंट है मिनिमम पीरियड फॉर टर्म डिपॉजिट आर द सेम अक्रॉस ऑल द बैंक्स। जो मिनिमम पीरियड है टर्म डिपॉजिट के लिए, तो मिनिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट में वेरी अमंग द डिफरेंट बैंक्स। तो यहां पर बैंक्स के बीच में ये वेरी कर सकता है, बैंक्स के बीच में ये अलग हो सकता है। यहां पर अमाउंट्स स्पेसिफाइड हियर आर इंडिकेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स पॉलिसीज। तो बैंक की पॉलिसीज के हिसाब से चेंज हो सकता है, बदल सकता है यहां पर। तो ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है यहां पर, है ना। इसलिए जो डी स्टेटमेंट है वो भी यहां पर रॉन्ग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम किसके ऊपर टिक करेंगे, यहां पर ए हमारा करेक्ट है, ए हमारा इनकरेक्ट है, डी हमारा इनकरेक्ट है, बी एंड सी हमारा सही है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जब इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरेस्ट पे करने की बात आएगी, ठीक है, जब फिक्स डिपॉजिट को इंटरेस्ट अपडेट करने की बात आएगी तो उसको लेकर इनमें से कौन सा करेक्ट है यहां पर। इसमें से किसके कौन सा हम लोग यहां पर कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडीज। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंटरेस्ट ऑन एफडीज इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल। बी कहता है कस्टमर कैन चूज टू हैव द इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड इन द एफडी अकाउंट नोन एज ए कुमुलेटिव एफडी। सी कहता है कुमुलेटिव एफडी इंटरेस्ट इज पेड मंथली अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड डी कहता है इफ द कस्टमर ऑप्ट्स फॉर इंटरेस्ट टू बी पेड एवरी क्वार्टर और मंथ इट इज कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट एफडी। तो ऑप्शन ए कहता है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं, सेकंड कहता है बी एंड डी करेक्ट है, सी कहता है ए एंड सी आर करेक्ट, और फोर कहता है बी सी एंड डी करेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो एग्जाम है, सबसे पहला पेपर, फर्स्ट पेपर अब आपका यही होगा यहाँ पर। एंड ये पेपर आपका होने वाला है 8 जून को, 8 जून को ये पेपर आपका होगा, ठीक है। तो इस पेपर में आप अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो, सो दैट एग्जाम में आप अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा रख के सभी पेपर को, है ना, सिंगल अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लें। यहाँ पर इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो यहां पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी हमारी जो स्टेटमेंट है बी और डी करेक्ट है। एक तो हमारी बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, एक डी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली जो स्टेटमेंट है इंटरेस्ट ऑन एफडीज इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल, तो गलत बात है ये, है ना। फिक्स थोड़ी है कि इंटरवल पर ही मिलेगी, यहां पर मैच्योरिटी पर पेमेंट ले सकते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी इज टिपिकली पेड टू क्वार्टरली, क्वार्टरली इंटरवल पर हो सकती है, क्वार्टरली भी जो पे है ना। तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन एफडी इज टिपिकली पेड एट क्वार्टरली इंटरवल्स, ऑल्दो फ्रीक्वेंसी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द बैंक पॉलिसीज। तो बैंक की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर, ठीक है। एंड टर्म ऑफ द डिपॉजिट, डिपॉजिट की जो टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो एफडी है, एफडी में तो मैच्योरिटी पर भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो है क्युमुलेटिव इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ पर मैच्योरिटी पर भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम किसकी बात करते हैं, जो सी स्टेटमेंट है, सी क्यों करेक्ट है, क्युमुलेटिव एफडी द इंटरेस्ट इज पेड मंथली अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो क्युमुलेटिव एफडी होती है तो उसमें तो जो मैच्योरिटी होता है यहाँ पर, है ना, जो क्युमुलेटिव एफडी है इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन मंथली बट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपाउंडेड। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, जब यहाँ पर जो टर्म है, समय है, वो मैच्योर हो जाता है, यहाँ पर जब टाइम पीरियड मैच्योर हो जाता है तो तब पेमेंट मिलता है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट अमाउंट हो, यहाँ मैच्योरिटी पर मिलेगा, ठीक है। और इसके बेसिस पर यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है वो होती रहती है, ठीक है। एनुअल बेसिस पर जो कंपाउंडिंग है वो इसमें यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए जो सी वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है यहाँ पर, तो सी रॉन्ग है और ए रॉन्ग है, बी सही है और डी सही है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्रॉम फॉर्म 15G एंड 15H, फॉर्म 15H फॉर अवॉइडिंग टीडीएस डिडक्शंस ऑन इनकम। तो यहां पर जो भी इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना हो, ठीक है, टीडीएस डिडक्शंस को अवॉइड करने के लिए कस्टमर को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H बैंक के पास सबमिट करना होता है, सो दैट इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी यहां पर जो डिडक्शंस है वो ना देखने को मिले। तो यहां पर हमारे पास में चार स्टेटमेंट है। फॉर्म 15G इज फॉर इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 years whose total income does not exceed the maximum amount not chargeable to income tax। बी कहता है फॉर्म 15H इज फॉर इंडिविजुअल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन टू अवॉइड टीडीएस ऑन देयर इनकम। दीज फॉर्म शुड बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द बैंकर। डी कहता है यहां पर फॉर्म 15H इज स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन हु आर 60 ईयर और ओल्डर एंड हुज इनकम इज विद एग्जेम्प्टेड लिमिट। यहां पर तो फर्स्ट कहता है कि ए एंड डी करेक्ट है यहां पर, सेकंड कहता है बी एंड सी आर करेक्ट, थर्ड कहता है ए बी सी करेक्ट है यहां पर, और फोर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। तो चारों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर जो ए और डी है वो करेक्ट है। एक तो ए वाली स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर, और जो डी वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है यहां पर, है ना। जो 15G है वो जो इंडिविजुअल है बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स है ना, उनके लिए होता है यहाँ पर, जिनकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स उसको एक्सीड नहीं करती, तो उनके लिए है ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी फॉर्म 15H इज फॉर सीनियर सिटीजन्स, है ना, ये एनी एज नहीं है, ये किसके लिए है, 15H यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी जो एज है मोर देन 60 ईयर्स है, जिनकी 60 साल से ज्यादा की एज में जो आते हैं, ठीक है, सो दैट टीडीएस न कटे इनकम के ऊपर, उनके लिए है ये। उसके बाद में दीज फॉर्म शुड बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द बैंकर। यहां पर तो भाई अगर हम किसकी बात करते हैं, ये जो दीज फॉर्म शुड बी सबमिटेड जनरली ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब यहां पर फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग होती है तो उस टाइम पर ये बैंकर के पास में ये सबमिट किए जाते हैं ये फॉर्म यहां पर, है ना। एट द एंड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ये फॉर्म सबमिट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, ओवर द ईयर, ठीक है, यहां पर जो टीडीएस है वो डिडक्शंस नहीं होगा यहां पर, तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में यहां पर इनको सबमिट करना पड़ता है, तो इसलिए हमारी जो सी वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए यहां पर, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर हम यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट को लेकर बात करें यहां पर, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर ए बी सी डी चार ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको लेकर आपको आंसर करना है, आपको आंसर बताना है। चलो बढ़े हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी। ऑप्शन ए कहता है इंटरेस्ट ऑन एफडी इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल, जो एनुअल इंटरवल है उस पर पे किया जाएगा। बी कहता है कि कस्टमर कैन चूज टू हैव द इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड इन एफडी अकाउंट नोन एज कुमुलेटिव एफडी। सी कहता है कुमुलेटिव एफडी द इंटरेस्ट इज पेड मंथली अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट। एंड डी कहता है इफ कस्टमर ऑप्ट फॉर इंटरेस्ट टू बी पेड एवरी क्वार्टर और मंथ इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एफडी। इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन कहता है, ए कहता है कि बी सी डी करेक्ट है, सेकंड कहता है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, थर्ड कहता है बी एंड डी करेक्ट है, फोर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से छांटिए, इनमें से ढूंढिए कि कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर आप टिक करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते चलिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं अब आपको
एग्जाम लेवल के जैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं। और मैंने आपको स्टार्ट कर भी दिया है, और आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में भी ये क्वेश्चंस हम लोग एड ऑन कर रहे हैं। तो आप में से जिनके पास में JIB का महापैक 2.0 है, तो आप इन क्वेश्चंस को कभी भी, है ना, अपने अड्डा 24/7 अकाउंट में देख सकते हैं। तो वहां पर टेस्ट सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास टेस्ट सीरीज में आ जाएंगे, तो वहां से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बी और डी, बी स्टेटमेंट सही है और जो डी स्टेटमेंट है वो सही है, बी टी सही है। इंटरेस्ट ऑन FD इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल, तो अभी तो ये हमने बात करी रहे थे एनुअल इंटरवल पर नहीं पे होता है। क्युमुलेटिव FD इंटरेस्ट इज पेड मंथली अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहां पर जो क्युमुलेटिव है उस पर तो मैच्योरिटी पर मिलता है, क्युमुलेटिव एनुअली होगा यहाँ पर, मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पर रिसीव होती है, वो मिलती है। ओके, चलिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराता हूं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर इन बैंक, है ना। अगर कोई यहाँ पर डिजीज डिपॉजिटर्स है, और जो भी यहाँ पर डिजीज डिपॉजिटर होगा, डिजीज डिपॉजिटर कौन होता है, एक ऐसा डिपॉजिटर जिसकी यहाँ पर डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में उसके अकाउंट में जो भी पैसा होगा, है ना, उसके अकाउंट में जो भी क्लेम है उसका जो सेटलमेंट है उसको लेकर आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडियर टू एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर। बी कहता है यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर। सी कहता है बैंक्स डू नॉट हैव लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर। डी कहता है द सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर इज नॉट गवर्न बाई एनी सेक्शंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है बी इज करेक्ट, सेकंड कहता है ओनली ए एंड सी करेक्ट है, थर्ड कहता है ओनली ए सी डी आर करेक्ट, फोर कहता है ऑल सेटलमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से किसके ऊपर टिक कर है हम, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा यहाँ पर। तो ओनली जो बी स्टेटमेंट है वो हमारी सही है ना, बी वाली स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ए स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर, बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना, बैंक्स आर रिक्वायर्ड, यहां पर जो नोट लगाया है इसकी वजह से गलत हो गया। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एडियर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर, तो यहां पर बैंक को जो स्पेसिफिक प्रोविजन है सेटलमेंट ऑफ द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग कंपनीज जो नॉमिनेशन रूल है 1985, उसको यहां पर बैंक्स को फॉलो करना होता है। उसके बाद में सी बैंक डू नॉट हैव लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। बैंक हैव लेट डाउन, तो नोट यहां पर भी नहीं आएगा, बैंक हैव लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर। उसके बाद में स्टेटमेंट जो डी है यहां पर, सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर इज नॉट गवर्न, है ना, ये भी गलत है यहां पर। तो भाई सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीज डिपॉजिटर इज गवर्न, है ना, यहां पर नोट गवर्न, नोट गलत लिखा हुआ है यहां, इज गवर्न बाई, ठीक है, सेक्शन 45ZA टू 45ZF ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में यहां पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 45ZA से लेकर 45ZF तक यहां पर इसके जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हमारी डी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी रॉन्ग है हमारी, ए रॉन्ग है और बी एकदम सही है यहां पर। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर। ओके, चलो फिर, तो ये थे कुछ यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दो कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है। और ये क्वेश्चन हम आपको JIB के महापैक में प्रोवाइड करने वाले हैं। JIB के महापैक में क्वेश्चन मिलेंगे, मिनी मैराथन और महामैराथन क्लासेस भी आपको महापैक में प्रोवाइड की जा रही हैं, वो क्लासेस भी आपको महापैक में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो महापैक का जो लिंक है, JIB महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। JIB हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है।
एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडेबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। एंड अब तो इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अभी आपका जो सबसे पहला पेपर है, जो सबसे फर्स्ट पेपर है, अब आपका RBWM का होगा, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। अब आपका सबसे पहला पेपर, सबसे फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है। जो पेपर सबसे लास्ट में होने वाला था वो पेपर अब सबसे फर्स्ट नंबर पे हो रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो अब आपको है ना इस पेपर के ऊपर बहुत फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितनी भी क्लासेस आप सभी को अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आज जिस यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। क्योंकि हम RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस आपके लिए आ रही हैं डेली बेसिस पर 8 PM पर, है ना। डेली बेसिस पर हम 8 PM पर जो क्लासेस हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली बेसिस पर 8 PM पर जो क्लासेस हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड ये जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। इन क्लासेस को जरूर अटेंड करो। वहां पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है डिस्कस किया था। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जैक्ट बनते हैं आइए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और इसको देखिए यहां पर, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पर जो सेविंग अकाउंट है उसमें जब बैलेंस मेंटेन करने की बात आती है और इंटरेस्ट का उसके ऊपर जो पेमेंट होता है उसको लेकर यहां पर आंसर करना है। तो हियर आर 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास में। और स्टेटमेंट ए कहती है बैंक्स डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन सेविंग बैंक अकाउंट्स। बी most banks insist on a monthly average balance MAB to be maintained in the account. C a penalty is charged if monthly average balance is not maintained. And D कहता है maintaining an average balance does not offer any advantage in case of emergencies. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, क्या लगता है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट है जो एकदम करेक्ट है, जो एकदम सही है। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में आंसर आपको शेयर करना है ना। ध्यान से पढ़ने के बाद में आंसर शेयर करना है। वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं और एग्जाम से पहले जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। ओनली A एंड D करेक्ट है यहां पर, ओनली B एंड C आर करेक्ट। थर्ड कहता है ओनली A, B एंड C आर करेक्ट एंड D कहता है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, है ना, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर टिक करेंगे। सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड के ऊपर टिक करने वाले हैं। बी एंड सी आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट बी है एंड जो सी है दोनों की दोनों करेक्ट हैं, दोनों की दोनों सही है। बी सही है, सी सही है यहां पर, ठीक है। एक तो हम बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी सही है, और सी के ऊपर टिक कर देंगे, सी सही है। बैंक डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो बैंक की तरफ से अब यहां पर जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। तो यहां पर बैंक डू प्रिस्क्राइब, है ना, मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन इन द सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। नोट यहां पर लगा हुआ है, गलत है। उसके बाद में बी और जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी दोनों सही है, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में डी कहता है मेंटेनिंग एन एवरेज बैलेंस डज नॉट ऑफर एनी एडवांटेज इन केस ऑफ इमरजेंसी। कि अगर अकाउंट में एक यहां पर मेंटेनिंग एन एवरेज बैलेंस, ठीक है, अगर यहां पर अकाउंट में कुछ पैसा मेंटेन करके रखा जाता है तो इमरजेंसीज में उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो गलत बात है ना, है ना। यहां पर नोट लिख रहे हैं तो ये तो रॉन्ग है, गलत बात है। तो ऐसे केस में अगर सेविंग जो भी अकाउंट है यहां पर, अगर उसमें एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखा जाता है तो इमरजेंसीज में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना, उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट, एक तो यहां पर ए वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है और डी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी सही है और सी सही है, ये दोनों सही है। चलो
बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग वेरियस टाइप ऑफ करंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल। चाहे हम किसकी बात करें, यहां पर सिंगली बात करें या ज्वाइंटली बात करें, तो अगर यहां पर किसी का जब वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और यहां पर हम करंट अकाउंट खोलते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, चाहे वो सिंगली अकाउंट ओपन करें या ज्वाइंटली अकाउंट ओपन करें, तो इसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो ए कहता है यहां पर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी कंटेनिंग द इंडिविजुअल फोटोग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड। बी कहता है द ओवीडी मस्ट कंटेन डिटेल ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल। सी कहता है ओनली ए सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच एज पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस इज सफिशिएंट फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। एंड डी कहता है कि मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइडलाइंस डू नॉट अप्लाई टू दी ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स। फर्स्ट कहता है ओनली बी इज करेक्ट, सेकंड कहता है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, थर्ड कहता है ओनली बी एंड डी आर करेक्ट, एंड फोर कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। यहां पर किसके ऊपर टिक करें हम लोग, तो चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहले करेक्ट फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद इनकरेक्ट देखेंगे कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहां पर ओनली बी करेक्ट है ना, जो बी है वो करेक्ट है, यहां पर बी सही है। अब जो ए है वो क्यों इनकरेक्ट है, ए क्यों गलत है यहां पर। तो जो पहली स्टेटमेंट है ना, ए वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं, ए सर्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंडिविजुअल फोटोग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंटेनिंग द इंडिविजुअल फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड है ना, जो ओवीडी है उसमें कस्टमर की फोटोग्राफ होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। वो किसका, यहां पर जो केवाईसी प्रोसेस में यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम करता है यहां पर, है ना, उसकी जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है यहां पर। वहीं पर है ना जो ए स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है, बी सही है। सी क्यों गलत है, ओनली ए सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच एज पासपोर्ट है ना या ड्राइवर्स लाइसेंस इज दी सफिशिएंट फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो भाई ये जो सी वाली स्टेटमेंट है ना, ये इनकरेक्ट क्यों है, ए सिंगल फॉर्म आइडेंटिफिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट, है ना, एक सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो यहां पर सफिशिएंट नहीं है यहां पर। तो ऐसे केस में रिक्वायरमेंट कैन वेरी बेस्ड ऑन द बैंक पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो ऐसे केस में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर बैंक की तरफ से डिमांड किया जा सकते हैं, जैसे यहां पर एड्रेस प्रूफ या जो अदर केवाईसी पर्पस के लिए, है ना, अदर जो केवाईसी पर्पस के लिए रिक्वायर्ड हैं तो उनको ऑब्टेन किया जा सकता है। किसी एक से ही काम नहीं चलेगा कि ओनली यहां पर पासपोर्ट दे दो उससे काम चल जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस दे दो उससे काम चल जाएगा। तो अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर डिमांड किए जा सकते हैं एज पर द रेगुलेटर, एज पर द बैंक। तो इसलिए सी वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है, बी वाली सही है। उसके बाद में डी वाली, मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइडलाइंस डू नॉट अप्लाई टू दी ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स। तो ये बात भी गलत है यहां पर, है ना, जो मास्टर डायरेक्शंस यहां पर केवाईसी की गाइडलाइंस की लेकर आरबीआई की तरफ से इशू होती हैं तो वो यहां पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। जब यहां पर करंट अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई होगी, यहां पर इंप्लीमेंट होगी, तो वहां पर नोट हटेगा इस स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट में हम नोट को रिमूव करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन सही होगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स आर करेक्ट। अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंक्स आर दी ओनली फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज परमिटेड टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। बी कहता है डिमांड डिपॉजिट कैन ओनली बी विड्रॉन बाय द कस्टमर थ्रू फिजिकल चेक। सी कहता है डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड। एंड डी कहता है पॉपुलरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर विड्रॉइंग डिमांड डिपॉजिट्स हैज इंक्रीज स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो फर्स्ट ओनली बी, जो बी और एंड जो सी है करेक्ट है। सेकंड कहता है ए एंड डी करेक्ट होगा। थर्ड कहता है ए बी सी करेक्ट है। फोर कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें
करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन को लेकर, है ना, इस क्वेश्चन को लेकर हमें करेक्ट आंसर मिले, वो आप मेरे साथ में शेयर कीजिए। चलिए शेयर करते चलिए मेरे साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड डिपॉजिट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा है? तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। स्टेटमेंट ए और डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। एक तो ए हमारी सही है, ठीक है, और एक हमारी यहां पर जो डी है वो करेक्ट है, डी करेक्ट है। यहां पर बी हमारी यहां पर इनकरेक्ट है। डिमांड डिपॉजिट कैन ओनली बी विड्रॉल बाय द कस्टमर थ्रू फिजिकल चेक। नहीं भाई, जो डिमांड डिपॉजिट है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से अगर पैसा कस्टमर निकालना चाहता है तो वो अदर यहां पर चैनल का भी इस्तेमाल कर सकता है, अदर चैनल का भी यूज कर सकता है यहां पर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ बाय कस्टमर यूजिंग वेरियस चेक, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, है ना। ओनली फिजिकल जो चेक है उसी का यूज नहीं होगा, जो अदर है यहां पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, ये रॉन्ग क्यों है? डिमांड डिपॉजिट आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड, है ना। क्या रीपेबल ऑन डिमांड डिपॉजिट नाम ही क्यों फिर इनका, है ना, इनका नाम डिमांड डिपॉजिट इसीलिए है क्योंकि दीज आर रीपेबल ऑन डिमांड, इनको डिमांड पर रीपेबल होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट कॉल्ड बिकॉज दे आर रीपेबल ऑन द डिमांड। तो कस्टमर यहां पर अपने पैसे को, फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को यहां पर एडवांस में बैंक को कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एडवांस में कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट। तो अगर यहां पर करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, अगर करंट अकाउंट खोला जाता है, ठीक है, अगर करंट अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, तो उसको लेकर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर सही होगी? तो बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म prospective customer about the rules and term and conditions for opening and conducting current accounts. B कहता है proper know your customer KYC norms are optional while opening a current accounts. B it is mandatory for banks to disclose all the rules and term and conditions to prospective customer at the time of account opening. वहीं पर D कहता है KYC norms are only applicable to saving account and not टू करंट अकाउंट्स। फर्स्ट कहता है ओनली सी इज करेक्ट, बी कहता है, सेकंड कहता है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट है, थर्ड कहता है ओनली बी एंड जो डी है वो करेक्ट होगा, और फोर कहता है ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? ध्यान से पढ़ते चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कहीं ऐसा ना हो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाए, मिस हो जाए। फ्यूचर में अगर आप एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करना चाहें, रिवीजन के लिए आपको मिले ही ना, वीडियो में लाइक बटन के ऊपर क्लिक करके रखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब अकाउंट में सेव हो जाते हैं और कभी भी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर। ओके, तो देखिए इसमें से कौन सा है। तो यहां पर चार ऑप्शंस हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शन यहां पर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसमें भी जो हमारी स्टेटमेंट है वो सी करेक्ट है ओनली, है ना, जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म प्रोस्पेक्टिव कस्टमर अबाउट द रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग एंड कंडक्टिंग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट अगर कस्टमर ओपन कर रहा है तो उसमें जो भी यहां पर टर्म एंड कंडीशन से जो रूल्स हैं उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो नोट लिखा गया है वो गलत है, यहां पर रॉन्ग है, ठीक है। प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स आर ऑप्शनल व्हाइल ओपनिंग ए करंट अकाउंट। जो केवाईसी है, केवाईसी नॉर्म्स आर मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है। जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, केवाईसी नॉर्म्स क्या है यहां पर? मैंडेटरी हैं, मेंटेन करने ही पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। केवाईसी नॉर्म्स यहां पर मेंटेन करने की पड़ेंगे। प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स मस्ट बी एडहियर जब हम कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ऑप्शनल नहीं है यहां पर, ठीक है। और सी तो हमारी करेक्ट है ही, सी तो सही है। उसके बाद में डी,
केवाईसी नॉर्म्स आर ओनली एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट नॉट करंट अकाउंट, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, है ना। चाहे हम सेविंग अकाउंट की बात करें, यहां पर भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, और जब करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसमें भी केवाईसी, यहां पर हमें कस्टमर का फुल केवाईसी करना है ना। क्या करना है हमें, कस्टमर का फुल केवाईसी करना है यहां पर, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द दामोदरन कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस, है ना। कस्टमर सर्विस को लेकर जो दामोदरन कमिटी है, कस्टमर सर्विस को लेकर दामोदरन कमिटी ने रिकमेंडेशन दी, तो अगर कोई कस्टमर अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको लेकर 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, पढ़ने के बाद में आंसर बताना है आपको। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़िए कि यहां पर जो दामोदरन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस क्या है। यहां पर पहले दामोदरन कमेटी रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर प्रोबेबिलिटी। बी, अकाउंट नंबर प्रोबेबिलिटी अलाउज कस्टमर टू चेंज देयर अकाउंट नंबर व्हेन दे मूव टू अनदर सिटी। सी कहता है IBA हैज डायरेक्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी। एंड डी कहता है अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ट्रांसफरिंग अकाउंट टू द अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी। फर्स्ट, only A, B, D are correct. Second, only B and D are correct. वहीं पर अगर मैं C की बात करूं, only A and C are correct. और वहीं पर अगर हम 4 की बात करते हैं, all statements are correct. क्या लगता है इसमें, इसमें हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर only A and जो C है वो करेक्ट है, ठीक है। एक तो A वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, पहली वाली स्टेटमेंट सही है। दामोदरन कमिटी रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी, तो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी को इसने अलाउ किया दामोदरन कमिटी ने। उसके बाद में सी यहां पर IBA हैज डायरेक्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी, IBA ने इसको इंप्लीमेंट किया, है ना। दामोदरन कमिटी ने रिकमेंडेशन दी और IBA ने इसको इंप्लीमेंट किया। अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी अलाउज कस्टमर टू चेंज देयर अकाउंट नंबर व्हेन दे मूव टू अनदर सिटी, तो ये गलत है। यहां पर जो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी है वो अलाउ करती है कस्टमर को मेंटेन द सेम अकाउंट नंबर, है ना। सेम अकाउंट नंबर मेंटेन कर सकता है जब वो यहां पर किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, या यहां पर किसी दूसरी ब्रांच में अगर सेम सिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं यहां पर, तो अकाउंट नंबर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर, है ना। ये बात गलत लिखी हुई यहां पर, इसलिए स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। वहीं पर डी देखोगे, है ना, वहीं पर अगर डी को देखोगे, अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ट्रांसफरिंग अकाउंट, तो जो ये वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, जो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल नॉट ओनली व्हेन ट्रांसफरिंग द अकाउंट टू अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी बट ऑल्सो व्हेन मूविंग टू अनदर सिटी। अगर किसी दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं या यहां पर किसी दूसरी ब्रांच में मूव कर रहे हैं यहां पर, तो अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी यहां पर अलाउ हो जाती है, ठीक है। तो जो ओनली शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, ओनली शब्द कटेगा यहां से, ये हटेगा यहां से, ओनली शब्द को रिमूव करेंगे, इसलिए डी वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो दीज आर दी 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। एंड ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना है। मैं अगेन एंड अगेन आपको यह बात बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और ऐसे जो एग्जाम लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं डेली करा रहा हूं, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो इनको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। यहां पर जिस तरीके से मैं स्टेटमेंट में जो कमियां हैं वो ढूंढ रहा हूं, है ना, जो मिस्टेक्स हैं स्टेटमेंट्स में ढूंढ रहा हूं, वैसे ही आपको फाइंड करनी है, और तब जाकर आपको एग्जैक्ट आंसर यहां पर मिलेगा, ठीक है। एंड रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां पर? रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में आ रही हैं। तो अगर आपके पास GIB का महापैक 2.0 है तो वहां पर कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। एंड ये जो टॉपिक है ना, जो आज का टॉपिक है, यानी यूनिट नंबर 8 है ना, जो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट है, इसकी आज क्लास नंबर 2 होने वाली है ना। इसकी हम क्लास नंबर जो 2 है वो आज आपको कवर कराएंगे, और वो क्लास आपको 8 PM पर मिलेगी। तो अब आप में से जो आज ही अभी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला पेपर अब यही हो गया है, तो सबसे ज्यादा वेटेज अब आपको इसको देना है, सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करना है आपको।
हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। एक बार जल्दी से कंफर्म कर अडल्ट इन्फोर्मेशन के ऑफिशियल एक बार जल्दी से कंफर्म कर दूं। मेरे पास तो आवाज आ गई है, ठीक है। आपके साथ भी, आपके पास में भी ऑडियो वीडियो ठीक है, विजिबल है। चलिए, हम लोग आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, है ना। ये जो टॉपिक है हमारा चल रहा है, इस टॉपिक को लेकर हम लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं और एग्जाम लेवल की क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज यूनिट नंबर 8, है ना। ये कौन सी है? ये आपके सामने स्क्रीन पर यूनिट नंबर 8 है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो आपका 8 जून को होगा, ठीक है। 8 जून को ये पेपर होगा और फर्स्ट पेपर आपका यही है, सबसे पहला पेपर अब आपका यही होने वाला है। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का ही सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पेपर आपका रहेगा। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे के पूरे जीआईबी को, है ना, एक एज देता है, पूरा का पूरा जीआईबी का एग्जाम आपका क्लियर करवा देता है ये पेपर, क्योंकि इस पेपर में आप 60+ मार्क्स, 60+ नंबर लेकर आ सकते हैं, है ना। पॉसिबल है मोर देन 60 मार्क्स आप इसमें यहां पर, ठीक है, मोर देन 60 मार्क्स आप इसमें यहां पर गेन कर सकते हैं, मोर देन 60 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी जितनी अच्छी होगी एग्जाम में आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए जीआईबी का महापैक 2.0 आपके लिए परफेक्ट है। जीआईबी के महापैक 2.0 में अपनी जो क्लासेस हैं वो अटेंड करते जाइए, ठीक है। डेली बेसिस पर जो क्लास है वो अटेंड करते रहो, सो दैट यहां पर आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो आरबीडब्ल्यूएम है, उसमें अगर हम यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 8 मॉड्यूल बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी एंड उसी को आपको पढ़ना है, आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम डिपॉजिट इन द बैंक्स। अगर हम बैंक्स में टाइम डिपॉजिट्स की बात करते हैं और उसमें टाइम पीरियड को लेकर बात की जाए, समय को लेकर अगर डिस्कशन हो, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको यहां पर लगता है करेक्ट है? तो हियर 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। वी हैव 4 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है यहां पर मिनिमम पीरियड फॉर ए टर्म डिपॉजिट इज ऑलवेज 7 days रिगार्डलेस ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। बी कहता है फॉर डिपॉजिट अमाउंट्स ऑफ ₹15 लाख एंड अबव द मिनिमम पीरियड फॉर ए टर्म डिपॉजिट इज 7 days। सी फॉर डिपॉजिट अमाउंट लेस देन 15 days the minimum period for a term deposit is 15 days। and उसके बाद में minimum period for term deposit are the same across all the banks। here ऑप्शन ए कहता है कि बी एंड सी करेक्ट है, यहाँ पर सेकंड कहता है ए एंड डी करेक्ट है, थर्ड कहता है बी सी डी करेक्ट है यहाँ पर, और डी कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर अब मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, बी और सी वाली जो स्टेटमेंट है। एक तो बी सही है और सी वाली स्टेटमेंट सही है। ए स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ए स्टेटमेंट गलत है। यहां पर अगर मैं ए स्टेटमेंट की बात करूं, जो ए स्टेटमेंट है वो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहां पर जो मिनिमम पीरियड है किसके लिए, जो टर्म डिपॉजिट है, वो वेरी करता है यहां पर, है ना, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहां पर 15 डेज, 15 दिन या उससे ज्यादा का अगर समय है, अगर हम 15 डेज, 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का समय है, 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का अगर डिपॉजिट है, तो वहां पर 7 डेज होगा। अगर मैं मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड की बात करूं, जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना होगा यहां पर, है ना, 7 डेज। अगर अमाउंट 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा की है तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड यहां पर रख सकते हैं 7 डेज। और अगर अमाउंट यहां पर लेस देन 15 लाख है, अगर अमाउंट 15 लाख से कम है, तो ऐसे केस में इट विल बी 15 डेज, ये यहां पर 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर लिखा हुआ है क्या, टर्म डिपॉजिट ऑलवेज 7 डेज, तो यहां पर ऑलवेज 7 डेज जो है
दिस पॉइंट इज रॉन्ग, ये पॉइंट यहां पर गलत हो जाता है। वहीं पर जो स्टेटमेंट बी है, यहां पर अगर मैं बी की बात करूं, यहां पर बी तो सही है, बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में वो कौन सी रॉन्ग है, सी। फॉर डिपॉजिट अमाउंट लेस देन 15 लाख मिनिमम पीरियड फॉर टर्म डिपॉजिट इज 15 डेज, तो अभी है ना, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर मिनिमम पीरियड फॉर टर्म डिपॉजिट आर द सेम अक्रॉस द बैंक्स, तो यहां पर जो मिनिमम पीरियड है टर्म डिपॉजिट के लिए वो वेरी कर सकता है, डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है यहां पर। ठीक है, ये बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा, बैंक की पॉलिसी क्या है। तो सभी बैंक्स के लिए इट इज नॉट यूनिवर्सल, एक जैसा यहां पर नहीं होता। तो डी वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, डी वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहां पर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान से पढ़िए, बताइए इसमें से हम कहां पर टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जब यहां पर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट की बात आती है, जब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट को लेकर हम डिस्कस करते हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको लगता है करेक्ट है, जो आपको लगता है यहां पर सही है। वी हैव 4 स्टेटमेंट, ए बी सी डी, है ना। स्टेटमेंट ए है, बी है, सी है, डी है। इसी के बेसिस पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी कहता है, सेकंड कहता है ओनली बी एंड डी आर करेक्ट, थर्ड बोलता है ए एंड सी आर करेक्ट, और 4 ओनली बी सी एंड डी करेक्ट है। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें भाई, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए। इसमें हमें कहां पर टिक करना है, तो यहां पर हमारी जो बी और डी स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट हो जाएगी। एक तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारी डी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ए रॉन्ग है, इंटरेस्ट ऑन एफडी इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल। ये क्या बोल रहे हैं कि एफडी के ऊपर हमेशा एनुअल इंटरवल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है, एनुअल बेसिस पर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी इज टिपिकली पेड एट क्वार्टरली इंटरवल्स। किस बेसिस पर? क्वार्टरली इंटरवल्स पर यहां पर पे किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस पर जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट होता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी यहां पर अलग भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड करेगा बैंक की पॉलिसी के ऊपर और कितने टर्म के लिए वो डिपॉजिट्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर होता है, ना कि एनुअल बेसिस पर। ऑलवेज लगा दिया तो और ये रॉन्ग हो गया यहां पर। ठीक है, बी वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, बी में कोई दिक्कत नहीं है। अब सी वाली रॉन्ग क्यों है? क्युमुलेटिव एफडी। क्युमुलेटिव एफडी कौन सी होती है? एक ऐसी एफडी जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, जहां पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो कौन सी होती है? क्युमुलेटिव एफडी होता है, जहां पर मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव होती है। इंटरेस्ट इज पेड मंथली, है ना, जो इंटरेस्ट है दैट इज पेड मंथली अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में जो इंटरेस्ट है, अगर उसको यहां पर मंथली बेसिस पर पे किया जा रहा है, मंथली बेसिस पर उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसका भुगतान कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये जो बात है वो क्या है? रॉन्ग है यहां पर। तो क्युमुलेटिव जो एफडी है, इंटरेस्ट है, वो यहां पर मंथली बेसिस पर नहीं पे किया जाता। ठीक है, यहां पर जो भी इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होता रहता है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है वो क्या होता है? कंपाउंडेड होता रहता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट यहां पर मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, जब यहां पर जो भी समय है, टर्म है, यानी जब ये एफडी मैच्योर होगी तो मैच्योर होने पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट एक साथ मिलता है यहां पर। तो ये जो मंथली बेसिस पर बात की गई है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है यहां पर। फोर्थ वाली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? Which of the following statements are correct regarding फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H? अगर हम फॉर्म 15G की बात करें और फॉर्म 15H की बात करते हैं, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फॉर अवॉइडिंग टीडीएस डिडक्शन ऑन इनकम। अगर इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की बात आती है तो वहां पर फॉर्म 15G, फॉर्म 15H क्या रोल प्ले करेंगे? तो ये बात हमने कल क्लास में डिस्कशन की थी, है ना। इस पॉइंट का, इस बात का हमारा कल क्लास में डिस्कशन हुआ था, तो आई होप आप सभी को याद होगा। तो यहां भी हमारे पास में चार स्टेटमेंट है, ए बी सी डी।
तो स्टेटमेंट ए कहती है कि फॉर्म 15G इज फॉर इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स whose total income does not exceed maximum amount not chargeable to income tax. B कहता है यहां पर फॉर्म 15H इज फॉर इंडिविजुअल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स टू अवॉइड टीडीएस ऑन देयर इनकम. C these forms should be submitted at the end of financial year to the banker. And D कहता है फॉर्म 15H is specifically for senior citizens who are 60 years or older and whose income is within the exempted limit. Here are four option. Option 1 कहता है only A and D are correct. Second कहता है only B and C are correct. C कहता है only A, B, C correct है यहाँ पर. और 4 कहता है all statements are correct. इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे only A and D are correct. जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो डी वाली स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट है. बी स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर. बी स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? बी स्टेटमेंट में बोलना है कि फॉर्म 15G इज फॉर इंडिविजुअल ऑफ एनी एज. नहीं, यहां पर जो फॉर्म 15G है, जो फॉर्म 15H है वो किसके लिए होता है? फॉर्म 15G स्पेसिफिकली यहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है ना, नॉट फॉर इंडिविजुअल एनी एज. ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई यहां पर. तो एज वाला मामला गलत है इसमें. दीज फॉर्म शुड बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बैंकर. नहीं, यहां पर चाहे मैं फॉर्म 15G की बात करें, फॉर्म 15H की बात करते हैं, तो जब यहां पर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, एंड नहीं होगा, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस टाइम पर ये फॉर्म सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है. इन फॉर्म को सबमिट करना होता है यहां पर. तो दीज फॉर्म शुड बी सबमिटेड जनरली एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द बैंकर, नोट एट द एंड, है ना, एंड में नहीं होगा यहां पर. ओके, तो इसमें अगर हम बात करें, जो बी वाली स्टेटमेंट है और सी वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी. ए सही है और डी वाली स्टेटमेंट हमारी सही है. चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए. क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? Which of the following statements are correct regarding the interest on fixed deposit? जब यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की बात आती है तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए कहता है इंटरेस्ट ऑन एफडी इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल्स. बी कहता है कस्टमर कैन चूज टू हैव द इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड इन द एफडी अकाउंट नोन एज द क्युमुलेटिव एफडी. सी कहता है फॉर क्युमुलेटिव एफडी द इंटरेस्ट इज पेड मंथली अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट. एंड डी कहता है इफ द कस्टमर ऑप्ट्स फॉर इंटरेस्ट टू बी पेड एवरी क्वार्टर और मंथ इट इज कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन एफडी. हियर फर्स्ट ऑप्शन कहता है ओनली बी सी डी करेक्ट है. सेकंड कहता है ए एंड सी आर करेक्ट. थर्ड कहता है बी एंड डी आर करेक्ट. फोर कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का, यहां पर है ना, इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर मिले. इसमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है ओनली बी एंड डी जो है वो करेक्ट है. बी और डी के ऊपर टिक करेंगे हम लोग. बी और डी सही है. अब यहां पर स्टेटमेंट ए रॉन्ग क्यों है, स्टेटमेंट ए गलत क्यों है यहां पर? ठीक है, स्टेटमेंट ए रॉन्ग क्यों हो गई? तो भाई स्टेटमेंट ए के रॉन्ग होने का जो कारण है इंटरेस्ट ऑन एफडी इज ऑलवेज पेड एट एनुअल इंटरवल्स. तो ये बात गलत है. यहां पर जो भी इंटरेस्ट है एफडी के ऊपर वो यहां पर क्वार्टरली इंटरवल्स पर, क्वार्टरली बेसिस पर उसको पे करते हैं, तो एनुअल गलत हो गया यहां पर. कस्टमर कैन चूज टू हैव इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन एफडी. ठीक है, ये बात सही है. उसके बाद में बी और डी सही है. क्युमुलेटिव की बात अभी हम लोग कर ही रहे थे. क्युमुलेटिव में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ये सही है. ये गलत है. यहाँ पर मंथली बेसिस नहीं होता, जब टाइम पीरियड एंड होता है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर, ठीक है, उस टाइम पर दोनों की दोनों मिल जाती हैं. और डी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. चलो एंड अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन को देखिए. यहाँ पर ये क्वेश्चन किस बारे में डिफाइन करता है? Which of the following statements are correct regarding settlement of claim in respect of disease depositor in banks? अगर यहां पर बैंक में कोई डिजीज डिपॉजिटर है ना, उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए
banks are not required to adhere to any specific provisions for the settlement of claim in respect of deceased depositors. B. Banking Regulation Act 1949 and Banking Companies Nomination Rules 1985 provide guidelines for the settlement of claim in respect of deceased depositor. C कहता है banks do not have laid down guidelines for the settlement of claim in respect of deceased depositor. D. Settlement of claims in respect of deceased depositor is not governed by any section of the Banking Regulation Act 1949. फर्स्ट ओनली बी इज करेक्ट है, सेकंड कहता है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, थर्ड कहता है ओनली यहां पर ए सी एंड जो डी है ए सी एंड डी आर करेक्ट, फोर कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से हम कहां टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? ओके तो भाई यहां पर जो ओनली बी वाली स्टेटमेंट है वो सही है, बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। यहां पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले वाली फर्स्ट वाली रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड वाली है सी वाली वो रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है यहां पर। तो अगर हम बात करते हैं जो ए वाली स्टेटमेंट है वो क्यों रॉन्ग है, ए स्टेटमेंट क्यों गलत है? बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडहियर एन स्पेसिफिक प्रोविजन, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एडहियर, यहां पर जो नोट शब्द यूज किया गया है ये नोट शब्द बिल्कुल रॉन्ग है। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एडहियर टू एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अगर यहां पर डिजीज डिपॉजिटर कौन होता है? डिजीज डिपॉजिटर वो है एक ऐसा अकाउंट होल्डर, एक ऐसा डिपॉजिटर जिसकी डेथ हो चुकी है यहां पर, तो उसका जो भी लीगल हायरर है, जो नॉमिनी है वो क्लेम करने आएगा यहां पर। तो जो भी स्पेसिफिक प्रोविजन होंगे क्लेम सेटलमेंट को लेकर वो बैंक को फॉलो करने होंगे। इसके बाद में अगर मैं पॉइंट सेकंड की बात करूं, दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा बी तो सही है, सी क्यों रॉन्ग है? बैंक डू नॉट हैव लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम, कि बैंक को यहां पर सेटलमेंट को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं इशू करनी है, तो नहीं भाई गलत बात है ये भी। तो यहां पर अगर बात करें तो बैंक हैव टू लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अगर यहां पर कोई डिजीज डिपॉजिटर है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नॉमिनेशन रूल्स के हिसाब से जो गाइडलाइंस है वो यहां पर इशू करनी है, वो जारी करनी है। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज डिपॉजिटर इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी सेक्शन, तो यहां पर जो भी सेटलमेंट ऑफ क्लेम है अगर कोई डिजीज डिपॉजिटर है उसके केस में यहां पर नोट शब्द गलत यूज किया गया है। इसके लिए दो सेक्शन आते हैं यहां पर, एक है सेक्शन 45A, सेक्शन 45A से लेकर सेक्शन 45ZF तक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, उसमें यहां पर गवर्न होते हैं, उसमें कवर होते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है इसमें, बी। ओके उसके ऊपर हम लोग टिक कर देंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए यूनिट नंबर 19। आज से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 19, इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इंपोर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस यूनिट नंबर 9 को आज कवर करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, लास्ट टाइम आरबीडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे एग्जाम में थे, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पर हर यूनिट को, हर टॉपिक को कवर करें। अगर आज आप यूनिट नंबर 9 की जो क्लास है वो ज्वाइन करना चाहते हैं 8 PM पर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना जो एनरोलमेंट है वो शुरू कर सकते हैं।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की आरबीडब्ल्यूएम की हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 9। ठीक है, अगर मैं आरबीडब्ल्यूएम की बात करूं, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 9, क्योंकि हमने, अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो आप सभी को पता होगा हमने आप सभी के लिए यहां पर एक नई यूनिट, एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसका नाम है इंपोर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो इसके बारे में हमने यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था, आज उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज इस टॉपिक का पार्ट 2 हम कवर करेंगे, है ना, जो क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे 8 PM पर। आरबीडब्ल्यूएम की जो क्लास है वो 8 PM पर आएगी एंड उस क्लास में आज इसका हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर ध्यान देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट इज पावर। और वो कहां से आपको मिलेगी? वो मिलेगी आपको जीआईबी के महापैक में। तो अगर आपके पास जीआईबी का महापैक है तो उसमें ये क्लासेस आज अटेंड कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो सब कुछ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। और आपको जो क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है, वो उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। जीआईबी महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी PMAY, यू का मतलब अर्बन है यहां पर, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसको लेकर 4 स्टेटमेंट आपके पास है, स्टेटमेंट ABCD। चारों को पढ़ने के बाद में आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर की जो स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट ये कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन वाज लॉन्च ऑन 25th of June 2015 with the aim of providing housing for all in rural areas by the year 2022। वहीं पर बी, टारगेट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन इज प्रोवाइड हाउसिंग फॉर अबाउट 2 million एलिजिबल फैमिलीज बेनिफिशियरीज। एंड सी कहता है मिशन प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल नोडल एजेंसीज CNA फॉर प्रोवाइडिंग हाउसेज टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज एंड बेनिफिशियरीज। डी कहता है एज पर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन गाइडलाइन द साइज ऑफ हाउस ए हाउस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS could be up to 30 square meter। Here स्टेटमेंट 1 कहती है कि C and D are correct, सेकंड कहता है A and C are correct, थर्ड कहता है ABC करेक्ट हो जाएगा और 4 कहता है कि all the statements are correct। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें यहां पर करेक्ट मिलेगी। तो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास में जो स्टेटमेंट C और D है ना, C स्टेटमेंट करेक्ट है, D स्टेटमेंट करेक्ट है। C और D बिल्कुल सही है, ये C वाली ये भी सही है और D वाली ये भी सही है, ये दोनों करेक्ट है। लेकिन जो A स्टेटमेंट है वो रॉन्ग क्यों है यहां पर, वो गलत क्यों है यहां पर? तो सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन है दैट वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज। ठीक है, यहां पर ये जो रूरल एरियाज लिखा हुआ है, ये रूरल एरिया शब्द यहां पर गलत यूज किया गया है, क्योंकि रूरल एरियाज के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अलग से लॉन्च की गई है यहां पर। ठीक है, किसके लिए? ये अर्बन एरियाज के लिए है, फॉर ऑल अर्बन एरियाज बाय द ईयर 2022, है ना, 2022 ईयर सही है यहां पर, लॉन्च डेट भी सही है, लेकिन जो रूरल एरियाज लिखा हुआ है उसकी जगह क्या आना चाहिए, अर्बन एरियाज, तो वही है, नॉट इन रूरल एरिया। उसके बाद में बी वाली स्टेटमेंट, टारगेट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन इज प्रोवाइड हाउसिंग फॉर 2 million। तो यहां पर जो टारगेट है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर अबाउट 1.12 करोड़, है ना, नॉट 2 million, 2 million नहीं है यहां पर, कितना है, 1.12 करोड़ का जो टारगेट है वो यहां पर रखा गया है। ठीक है, 1.12 जो करोड़ है, ठीक है, इतने लोगों को यहां पर फैमिलीज एंड बेनिफिशियरीज को
जो हाउस घर है वो प्रोवाइड किए जाएं। तो ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और सेकंड वाली रॉन्ग है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ पर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एजुकेशनल लोन्स। अगर हम एजुकेशनल लोन्स की बात करें तो उसको लेकर भी हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है। एजुकेशनल लोन्स आर प्राइमरली एम्ड एट सपोर्टिंग स्टूडेंट परस्यूइंग नॉन टेक्निकल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस। बी कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल लोन स्कीम इज टू हेल्प मेरिटरियस स्टूडेंट्स परस्यू हायर एजुकेशन इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स। सी कहता है लोन्स फॉर एजुकेशन आर नॉट कंसीडर इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। डी कहता है करंट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री डज नॉट डिमांड टेक्निकली एंड प्रोफेशनल ट्रेन मैन पावर इन लार्ज नंबर्स। फर्स्ट कहता है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। सेकेंड कहता है ओनली सी जो ओनली बी इज करेक्ट। थर्ड कहता है ओनली ए सी एंड डी आर करेक्ट। एंड 4 कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जिसको हम टिक करें यहां पर, जो हमारे करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, इनमें से कौन सा है? तो भाई यहां पर जो हमारी बी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, है ना। ओनली जो बी वाली स्टेटमेंट है ये सही है यहां पर, ये है ना, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं ए स्टेटमेंट की बात करूं, ए स्टेटमेंट क्या कहती है? एजुकेशनल लोन आर प्राइमरी एम्ड एट सपोर्टिंग स्टूडेंट परसुइंग नॉन टेक्निकल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। तो भाई यहां पर अगर बात करोगे जो एजुकेशनल लोन है ना, उसका जो प्राइमरी एम है सपोर्टिंग स्टूडेंट परसुइंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। ये जो नॉन लगाया गया है ना, ये जो नॉन है बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज को यहां पर ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशनल जो एजुकेशन लोन है उसके थ्रू। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर, ये गलत है यहां पर। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है बी तो हमारी सही है ना, जो सही है वो तो सही है, वो तो करेक्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सी स्टेटमेंट है लोन फॉर एजुकेशन आर नॉट कंसीडर इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, क्या ये सही है कि भाई अगर एजुकेशन लोन दिया गया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी में काम नहीं आएगा? ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इट इज इनकरेक्ट, गलत है यहां पर। ठीक है, अगर एजुकेशन लोन दिया जा रहा है उसको यहां पर कंसीडर किया जाएगा एक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां पर जो नोट शब्द है इसको हटाएंगे, ये रॉन्ग है यहां पर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कंसीडर किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे कंट्री के अंदर जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है यहां पर, वो क्रिएट होगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर स्किल्ड होंगे, टेक्निकल स्किल्स होंगी उनके पास में, प्रोफेशनल स्किल्स होंगी, तो और ज्यादा वो अपने कंट्री के भी काम आ पाएंगे और दूसरे कंट्रीज, है ना, जो दूसरे देशों के में यहां पर रिक्वायरमेंट है ना स्किल्ड वर्क फोर्स की, उस वहां पर भी ये काम आ पाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे लोग, देश के जो बहुत सारे लोग हैं दूसरे कंट्रीज में काम करने जाते हैं तो वहां पर स्किल्ड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में डी है current rate of economic growth of the country does not demand technically and professional trained manpower. This is also wrong. अगर हम अभी जो करंट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे कंट्री की, तो वहां पर टेक्निकल और प्रोफेशनल लोगों की तो बहुत डिमांड है ना। आज के टाइम में टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग चाहिए यहां पर, तो यहां पर भी जो नोट शब्द यूज किया गया है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, ओनली ए की स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज बी। बी ही यहां पर सही होगी और सारी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अदर रिटेल लोन्स ऑफर्ड बाय, है ना, बाय बैंक्स। यहां पर अगर हम किसकी बात करते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी जब यहां पर अदर लोन्स की बात करते हैं जो बैंक्स की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। ओके भाई, ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, है ना, क्योंकि यहां पर हम आपको मिनी मैराथन क्लासेस, फुल फ्लेज मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। मिनी मैराथन और फुल फ्लेज मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक करके रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। एंड यहां पर बैंक्स ओनली प्रोवाइड रिटेल लोन फॉर पर्सनल एंड एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। Loan to professional like doctor, advocate, architect, chartered accountants are structured by banks for their professional development.
सी बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंड नीड ओरिएंटेड प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर नीड्स। एंड डी कहता है बैंक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नीड ओरिएंटेड रिटेल लोन टू नीच रिटेल सेगमेंट इन एडिशन टू दी कोर रिटेल लोन्स। फर्स्ट कहता है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, सेकंड कहता है ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट, थर्ड कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और फोर ओनली बी एंड डी जो है वो स्टेटमेंट वो करेक्ट होगी। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए। तो भाई यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी डी करेक्ट है यहां पर, यानी बी वाली स्टेटमेंट सही है और जो डी वाली स्टेटमेंट है वो सही है। बी और डी सही है, ठीक है, ए और सी रॉन्ग हो जाएगी यहां पर। अब ए रॉन्ग क्यों है, तो बैंक्स ओनली प्रोवाइड रिटेल लोन फॉर पर्सनल एंड एजुकेशनल पर्पस, क्या ऐसा ही है यहां पर? नहीं भाई, यहां पर पर्सनल और एजुकेशनल लोन के साथ साथ बैंक यहां पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, जो स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है यहां पर। ये जो नोट शब्द यूज किया गया है दिस इज रॉन्ग, ये गलत है यहां पर, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में बी हमारी सही है, सी रॉन्ग क्यों है, सी गलत क्यों है? सी को अगर देखोगे, बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंड नीड ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है यहां पर। आज के टाइम में बैंक्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, बैंक यहां पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि यहां पर नीड क्या है कस्टमर की, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस डिफरेंट एंड नीड ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट है, सो दैट अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके, यहां पर अपने कस्टमर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो बैंक तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो नोट शब्द यूज किया गया है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है यहां पर, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, ठीक है। तो हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर, जिसके बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट आई थिंक समझ में आ गई होगी कि ए स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है और सी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। जो सही है वो तो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं कहां पर, जीआईबी के महापैक 2.0 में ये टॉपिक कवर करवा रहे हैं हम आपको, और वहां पर इस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। अगर यहां पर आंसर निकाल लोगे, यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल लोन। तो अगर मैं पर्सनल लोन्स की बात करूं, तो पर्सनल लोन्स को लेकर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट है। पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल लोन्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सच एज प्रॉपर्टी और एसेट्स। पर्सनल लोन्स आर बैक्ड बाय पर्सनल एंटरप्राइज गारंटीज ओनली एंड आर अनसिक्योर्ड इन नेचर। सी कहता है क्रेडिट रिस्क एंड डिलिक्वेंसी रेट्स आर हायर इन द पर्सनल लोन सेगमेंट लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी कॉशियस। D. Public sector banks are more aggressive in offering personal loan compared to the private bank due to lower credit risk. फर्स्ट कहता है A and C are correct, सेकंड कहता है A B C are correct, थर्ड कहता है B and C are correct, all statement are correct. इनमें से कहां टिक करें? तो हमारे पास में जो B स्टेटमेंट है वो सही है, B और C करेक्ट है, यहां पर B C करेक्ट है, A रॉन्ग है यहां पर, ठीक है। पर्सनल लोन आर ऑलवेज सिक्योर्ड बाय कोलेटरल, है ना, जैसे प्रॉपर्टी या एसेट से, ऐसा नहीं है। कस्टमर को हम बहुत सारे जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं यहां पर, है ना। मैक्सिमम जो पर्सनल लोन है वो कस्टमर को अनसिक्योर्ड ही प्रोवाइड करते हैं, अनसिक्योर्ड ही लोन जाते हैं यहां पर। सिक्योर्ड लोन तो है ना कुछ कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिक्योर्ड लोन होंगे नहीं, कुछ कुछ हो सकते हैं यहां पर सिक्योर्ड लोन, लेकिन मैक्सिमम केस में अनसिक्योर्ड लोन ही प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक आर मोर एग्रेसिव इन ऑफरिंग पर्सनल लोन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक ड्यू टू लोअर क्रेडिट रिस्क। ऐसा नहीं है यहां पर, पब्लिक सेक्टर बैंक टेंड टू मोर कॉशियस इन ऑफरिंग पर्सनल लोन, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक यहां पर ज्यादा कॉशियस रहते हैं यहां पर पर्सनल लोन, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। एंड जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना, ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, तो ज्यादा यहां पर लोन ऑफर भी करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक उतने एग्रेसिव नहीं होते हैं पर्सनल लोन को लेकर यहां पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है यहां पर, डी वाली, ठीक है। बी और सी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए
और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन। जब रिटेल लोन की प्रोसेसिंग की बात आती है यहां पर, तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। हियर आर, ऑप्शन ए कहता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रिटेल लोन की। सक्सेस ऑफ रिटेल लोन एसेट एक्सपेंशन बाय बैंक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द रिटेल लोन। बैंक अडॉप्ट ए सिंगल स्टैंडर्डाइज मॉडल फॉर प्रोसेसिंग ऑल रिटेल लोन टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। मेकिंग द लोन प्रोसीड्यूर्स हैसल फ्री फॉर customer is not a priority for banks in processing retail loans. Banks adopt different models for processing retail loans to suit their operational efficiency and customer convenience. इनमें से हम कहां टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को टिक बताएगा। ए बी सी आर करेक्ट हैं, ओनली ए एंड बी करेक्ट है, यहां पर ओनली डी इज करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा, किसके ऊपर टिक करें हम लोग, सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। भाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, अगर किसी ने लास्ट ईयर है ना, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, अगर वो पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में थे, और हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में ये लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है उस लेवल की हो और आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर लेकर जाएं, है ना, सो दैट एग्जाम फर्स्ट टाइम सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए आपका। तो पूरा फोकस कर रहे हैं हम कि आपका जो एग्जाम है वो यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। तो लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें कहां पर टिक करते हैं, तो यस, यहां पर ओनली डी करेक्ट है, हमारी जो ओनली डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ए रॉन्ग है, यहां पर ए रॉन्ग क्यों है, ठीक है। सक्सेस ऑफ रिटेल लोन रिटेल एसेट एक्सपेंशन बाय बैंक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द रिटेल लोन। तो सक्सेस ऑफ रिटेल एसेट जो एक्सपेंशन बाय द बैंक्स इज हाईली dependent on the processing speed of retail loan, as faster processing can lead the higher customer satisfaction and more business। यहां पर ठीक है, तो यहां पर अगर हम सक्सेस की बात करते हैं, जो सक्सेस है रिटेल एसेट, जो रिटेल एसेट एक्सपेंशन है बाय बैंक्स इज हाईली डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जो इंडिपेंडेंट शब्द यूज किया गया है, इंडिपेंडेंट की जगह क्या होगा, इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंड होगा, यहां पर हाईली डिपेंड ऑन दी प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग जो स्पीड है ऑफ द रिटेल लोन। तो इंडिपेंडेंट शब्द गलत है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। चलो, उसके बाद में बी वाली स्टेटमेंट, बैंक अडॉप्ट ए सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल फॉर प्रोसेसिंग ऑल द रिटेल लोन। तो बैंक्स की तरफ से बैंक डू नॉट अडॉप्ट, यहां पर क्या आएगा, यहां पर डू नॉट आना चाहिए, ठीक है, डू नॉट अडॉप्ट सिंगल, ठीक है, यहां पर सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल, यहां पर प्रोसेसिंग ऑल द रिटेल लोन, सिंगल मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मल्टीपल मॉडल्स का यूज किया जाता है बैंक्स की तरफ से, ठीक है। तो बैंक यहां पर डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, टाइप ऑफ लोन है ना, कस्टमर सेगमेंट और अदर जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर डू नॉट लगना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद में जो थर्ड वाली स्टेटमेंट वो क्यों रॉन्ग है, मेकिंग द लोन प्रोसीड्यूर्स हैसल फ्री फॉर कस्टमर इज नॉट प्रायोरिटी, है ना, यही तो प्रायोरिटी में, तो यहां पर जो नॉट शब्द लगा है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर मेकिंग द लोन प्रोसीड्यूर हैसल फ्री फॉर द कस्टमर इज ए प्रायोरिटी फॉर द बैंक्स, है ना, ये क्या है, ये बैंक के लिए यहां पर प्रायोरिटी है फॉर द बैंक्स इन प्रोसेसिंग रिटेल लोन यहां पर। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है यहां पर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना, सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और बार बार इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें, सो दैट इनका जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपको यहां पर मिले। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी 8 PM पर इस ये जो टॉपिक है ना, ये जो आपका यूनिट नंबर 9 है, इंपोर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट, इसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट 2 मिस मत करना। और इस यहां से न्यूमेरिकल टाइप केस स्टडीज कैसी आती हैं एग्जाम में, वो भी हम, है ना, वहां पर जेआईबी के महापैक 2.0 में आपको करा देंगे, क्योंकि सबसे पहला पेपर आपका यही होगा, तो इसके ऊपर अब आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है।